हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, वेलकम। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, चाहे आपने बीच में एडमिशन लिया है या स्टार्टिंग में लिया है। हाँ, अगर कहीं पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी जहां पर आपको किसी दूसरे टॉपिक का सहारा लेना पड़ेगा, वहां मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो कि यस सर वी आर रेडी, और मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अगर है तो जल्दी से फटाफट बोलो यस सर वी आर रेडी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से फटाफट सभी लोग, है ना, कमेंट कर दो। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, वो आपकी फेवरेट टॉपिक्स में से एक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, यानी कि जो एडवांस इंग्लिश होती है, एडवांस इंग्लिश ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया जो आज होने वाला है, नॉन फाइनाइट हो गया, इन्वर्जन हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, और नाउन हो गया, आर्टिकल हो गए, है ना। ये सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक्स, है ना। चलिए तो शुरुआत करें क्लास की, बताओ सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, सबको मेरी आवाज आ रही है, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। देखो, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता है क्या है, नरेशन। नरेशन वो लोग जैसे वॉइस बोलते हैं और उसके बाद उसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं, ऐसे ही स्पीच होती है। नरेशन का मतलब स्पीच होती है कि किसी चीज को जब हम लोग बोलते हैं तो उसको दो तरह से बोल सकते हैं, या तो कोई डायरेक्ट हमसे बोले कि भाई मैंने तेरे साथ ये कर दिया, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में आकर बताए कि यार उसने ऐसे बोला है तेरे लिए, चुगलखोर जो होते हैं। तो इसको ही नैरेट करना बोलते हैं। इसीलिए इनके दो फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म, एक इनडायरेक्ट फॉर्म। जो डायरेक्ट आके हमसे बोलता है उसको डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और जो कोई किसी दूसरे के द्वारा बोली जाती है उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं, किस तरह से हम एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का नाम होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना या किसी चीज का व्याख्या करना, ठीक है। तो चलिए भाई, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। सबसे पहले किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले या इसी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं इसी का एक एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने लिखना चाहूंगा, जिससे मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा पाऊं, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राहुल सेड टू मी I was going to Patna yesterday। देखो, इसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स अगर आप लोगों को लगती हो, जो कि मेरे से हो जाती हैं अक्सर, कि मैं बीच बीच में किसी सेंटेंस के बीच में अगर कोई वर्ड लिखता हूं तो उसका पहला लेटर मैं कैपिटल में लिख देता हूं। ये मेरी आदत सी है, मतलब हालांकि ये गलत चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे यस्टरडे का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिख दिया है, तो ये मुझे वो राइटिंग सही करने के लिए थोड़ा सा मुझे मतलब आदत सी पड़ गई है। तो अभी तो मैं इसको सही कर दूंगा। ऐसी ऐसी आपको कई जगह मिलेंगी जहां पर कैपिटल लेटर जो है किसी वर्ड का मैं लिख देता हूं, जैसे सैड का भी दिख रहा होगा आपको। तो वैसे देखा जाए कैपिटल है, लेकिन वैसे लिखता हूँ स्मॉल ही हूँ, ठीक है। वो लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, जिससे कि वो राइटिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर करना, क्योंकि कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह की कभी भी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं होती हैं, हालांकि। लेकिन ये मैं भी जानता हूं कि अगर मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे हिसाब से गलत होता है, एक प्रॉपर और फेयर लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर कर दिया करना, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वॉइस और नरेशन के बीच का डिफरेंस बताना चाहूंगा। हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। देखो, अभी मैं किसी के कमेंट्स के प्रॉपरली जो है आंसर नहीं दे पाऊंगा। आप सभी लोग अपने अपने कमेंट्स से उठते रहें, नजर मेरी सब पे है, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पहली क्लास जो होती है ना, वो जड़ होती है पूरे टॉपिक की। अगर आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया और अगर आपने ये नहीं पढ़ पाया या इसको मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, तो आगे की सारी क्लास आपकी गोल हो जाएंगी,
ठीक है, इसीलिए मैंने पहले दिन 2 क्लास लगाई हैं। अभी एक क्लास ये चलेगी, इसके बाद फिर आधे घंटे बाद एक और क्लास चलेगी दूसरी वाली। तो दोनों क्लास बैक टू बैक चलेंगी, दोनों क्लास आपको अटेंड करनी है। तो पहली क्लास इत्मीनान से, पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि शुरुआती चीजें ही होती हैं जो आगे के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है भाई, तो हाँ पूरी इंग्लिश होगी, टेंशन मत लो प्रियंका, पूरी इंग्लिश होगी। दिल्ली पुलिस के लिए भी हो जाएगी इसी में, सीपीओ के लिए भी, पूरा फाउंडेशन बैच है, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वॉइस और नरेशन के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा। हम लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है ना, वो ये होती है कि हम वॉइस के कॉन्सेप्ट नरेशन में लगा देते हैं, नरेशन की वॉइस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई भाई से लगते हैं। ठीक है, और दोनों टॉपिक्स को एक साथ हम लोग पढ़ाते भी हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ के आते हैं, स्कूल से भी पढ़ के आते हैं। तो कुछ लोगों को नरेशन के पॉइंट्स याद होते हैं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो वहां पर उसके कॉन्सेप्ट लगा देता है। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया, उसमें इज आर एम को चेंज करना है, तो उसने वॉज वर लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि इज आर एम की जगह वॉज वर आता है, लेकिन वो सिखाया मैंने नरेशन में था। वॉइस में होता है कि टेंस कभी चेंज नहीं करते हैं, नरेशन में टेंस आपको 100% चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। भाई किसी दूसरे ने, देखो अब मैं आपको ये बता दिया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो दोनों को फिल्टर करके रखा करो, दोनों को एक दूसरे में मर्ज मत करना। दूसरी चीज, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये मैंने अभी अभी बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा। जैसे मान लो 3 लोग हैं, एक राहुल है, एक मनोज है और एक सुनील है। तो राहुल ने मनोज को कुछ कहा, तो इस व्यक्ति ने जो भी इससे कहा ये डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट बोला है। लेकिन इसने इसको बोला कि भाई तू जाकर के सुनील को बोल दिया कि मेरे 10 रुपए दे दे, तो पहले इसने इसको बोला, ये तो हो गया डायरेक्ट, और लेकिन इसने जो बात पहुंचानी है वो इस तक पहुंचानी है, बट इसके पास डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है। तो इसने कहा कि भाई तू उसको बोल दिया, तो इसने आकर के इससे बोल दिया। अब इसने कहा कि भैया मनोज सुन, सॉरी सुनील सुन, अब ये पता नहीं मनोज है, ये राहुल है और ये सुनील है, ऐसे कर लो। तो मनोज ने राहुल से कहा कि भाई मेरे 10 रुपये मांग लियो सुनील से। तो राहुल ने सुनील से कहा कि भाई मनोज मेरे से ये कह रहा था कि तू उसके 10 रुपये दे दे। तो इसने जो इससे कहा वो डायरेक्ट है, और इसने जो इससे कहा वही बात वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसकी बात इस तक इसने पहुंचाई है। समझ गए मेरी बातें? हो सकता है बहुत से लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो बस इतना ही समझ लो कि जो एक बात किसी को डायरेक्टली नहीं बताई जाती, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बताई जाती है, तीसरे व्यक्ति के द्वारा, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, तो यहां पर ये मैंने डायरेक्ट फॉर्म लिखी है, क्योंकि उसने राहुल ने कहा है मेरे से आई वॉज, तो ये जो स्टेटमेंट है ना मेरे भाई, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट मुझे राहुल ने बोला है। समझ रहे हो? ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट राहुल ने मुझे बोला है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने नैरेट नहीं किया है। अभी मैंने इसको नैरेट नहीं किया है, मैंने इसकी व्याख्या नहीं की है, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। एज इट इज सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया है। मैंने कहा भाई ये जो कॉमा के अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और वो किसका है? राहुल का है। राहुल ने मेरे से ऐसे बोला, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट राहुल का है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट बना लिए। 2 पार्ट कैसे बना लिए देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा होगा आपको। 2 पार्ट बन गए। एक तो पहले वाला पार्ट जो राहुल ने मेरे से डायरेक्ट बोला, और उसने क्या बोला, ये भी 2 पार्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, समझ गए मेरी बात है? हाँ, अब देखो ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनते चलना, बात है बंद कर लेना, कुछ भी कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ जो भी बोलना हो बाद में बोलना, अभी सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहना। तो मैंने उसकी एज इट इज बातों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया। जब मैं इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करके लिखूंगा ना, तब ये वाली बातें राहुल की होंगी, लेकिन मेरे शब्दों में होंगी। मैं इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में उसके पास पहुंचाऊंगा, किसी के भी पास। ठीक है, चलिए, तो हमने जैसे ही इस डायरेक्ट फॉर्म के 2 पार्ट डिवाइड कर लिए, तो पहला वाला पार्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहा है, अभी मेरे से बोल रहा है। तो ये जो भी एक्शन होता है, ये वाला जो एक्शन होता है, इसको रिपोर्टिंग एक्शन कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। मतलब एट प्रेजेंट ये रिपोर्ट कर रहा है मुझे, राहुल मेरे से कह रहा है, यानी कि ये उस समय की प्रेजेंट वाली बात है। और ये वाली बात जो है ये बोली जा चुकी है, इसने पहले मेरे से बात की थी एक दिन, उस टाइम इसने इस बात को बोल दिया था, तो ये पास्ट का काम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये रिपोर्ट की जा चुकी है, ये वाली बात जो है, ये वाली जो स्पीच है ये रिपोर्ट की जा चुकी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है भाई,
इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं बिना कुछ भी सिखाए, बिना रूल्स सिखाए, आप लोगों को बिना कॉन्सेप्ट सिखाए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देता हूं और उसमें जो जो चेंज हुए होंगे उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, मैंने इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बना दिया, राहुल टोल्ड मी दैट he had been going to Patna the previous day। ये बन गया भाई इनडायरेक्ट स्पीच। अब जरा ध्यान पूर्वक सुनते चलो मेरी बातों को, जरा ध्यान पूर्वक। ये तो है आपका डायरेक्ट स्पीच और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है भाई, मैंने एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया है वो मुझे ही पता है, वो अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, वो अभी आपको नहीं पता है। अभी सिंह ने गलत बताया है और कई सारे लोगों ने, एक दो लोगों ने ये सेंटेंस बनाया भी, उनका गलत है। अब क्यों गलत है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, वो भी मैं बताऊंगा क्यों गलत है। लेकिन अभी फिलहाल बस आप इतना समझो कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखी होती है, और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मैंने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है। तो आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें कई जगह चेंज कर दिया है, मैंने इसमें कई जगह चेंज कर दिया है। अब आपको बस यही देखना है कि मैंने चेंज कहाँ कहाँ किया है। देखो, सबसे पहला चेंज जो मैंने किया है सेंटेंस में वो है मेरे प्यारे साथियों टोल्ड। सबसे पहला चेंज मैंने कहाँ किया है? टोल्ड। ठीक है, टोल्ड यानी कि सेड टू की जगह मैंने क्या कर दिया? टोल्ड कर दिया। दूसरी जगह जो चेंज किया है दैट। तीसरी जगह मैंने आई का ही कर दिया। चौथी जगह मैंने कर दिया है हैड बीन। गोइंग की जगह तो गोइंग है, बस मैंने वॉज की जगह क्या कर दिया? हैड बीन कर दिया। एक और चेंज किया है मैंने द प्रीवियस डे, यानी कि यस्टरडे को हटा के मैंने प्रीवियस डे कर दिया। तो आप लोगों को यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी कि मैंने कितनी जगह चेंज किया है। एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने कितनी जगह चेंज किया है? एक तो सेट टू को ही चेंज कर दिया, दूसरा मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ही चेंज कर दिया, ठीक है, तीसरा मैंने आई को चेंज कर दिया, चौथा मैंने वॉज को चेंज कर दिया, और पांचवा मैंने यस्टरडे को चेंज कर दिया। इतनी सारी चीजों को मैंने चेंज कर दिया एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के चक्कर में। अब जहां जहां मैंने चेंज किया है उन्हीं सब चीजों को आपको सीखना है। जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको भी समझ में आएगा। बस एक ही शर्त है, उसको मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना होगा। चुपचाप, अगर अभी फिलहाल एट प्रेजेंट समझ में नहीं आ रहा है तो भी सुनते रहो, कान मेरी आवाज की तरफ, आंखें बोर्ड की तरफ, देखते रहो, बस सुनते रहो। क्लास खत्म होते होते आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस आवाज मेरी सही पहुंच रही हो आप तक, ये देखते रहना। कमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पे बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी तरह से घुसा हुआ हूं आपको समझाने और पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, तो अभी आप लोग कमेंट करोगे भी तो मैं आप लोगों के कमेंट सिर्फ नजर मार सकता हूं, मैं उनको माइंड नहीं लूंगा, ना मैं पढ़ूंगा उसको, क्योंकि मेरा फोकस इधर है और आपका भी फोकस इधर ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक बेसिक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आगे बढ़ना इम्पॉसिबल और कोई फायदा भी नहीं है। देखो, सबसे पहला काम करना है, जैसे हमने एक डायरेक्ट फॉर्म लिखा, इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर लिया। लेकिन मैंने जब चेंज किया, ये सब चीज तो मुझे आती है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, लेकिन जब जब मैंने चेंज किया तो आपने इसमें एक चीज नोटिस कर ली होगी कि सर ने यहां पर 5 जगह चेंज किया है, और यही 5 जगह आपको सीखनी है। जिस दिन आपको ये 5 जगह चीज समझ में आ गई कि ये 5 जगह सर ने कैसे चेंज करी थी, उसी दिन आपका दुनिया का कोई सा भी डायरेक्ट फॉर्म हो, आप तुरंत उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दोगे। चाहे कोई इनडायरेक्ट हो, आप तुरंत उसको डायरेक्ट में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो मैंने चेंज किया था क्या था? टोल्ड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यही होती है असली रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू को ही रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है भाई, जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इस वाले पार्ट में जो वर्ब होती है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था भाई? सेड टू को चेंज किया था। दूसरा काम क्या किया था हमने?
कॉमा को चेंज किया था, कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया, ठीक है भाई, कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया था। फिर तीसरा काम जो आई था, इसको हम क्या करेंगे, इसको आई नहीं कहेंगे, आई की जगह कुछ और भी तो हो सकता था, यू भी हो सकता था, ही भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, तो आप इसको एक नाम दे दोगे प्रोनाउन। हमने एक प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया, ठीक है भाई, तीसरा काम आपने ये कर लिया। चौथा काम हमने वॉज को चेंज किया था। वॉज क्या है सर, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, आप इसको वर्ब ना हेल्पिंग वर्ब ना कुछ ना बोलोगे, आप इसको कहोगे टेंस। यानी कि हमने चौथा जो चेंज किया है वो टेंस में किया है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर दिया। और जो आखिरी चीज चेंज करी है वो है यस्टरडे। यस्टरडे को क्या कहोगे, डे, किसी दिन का नाम, नहीं, आप इसको दिन का नाम मत बोलो, इसको कहो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस एडवर्ब को हमने चेंज कर दिया। पांचवी चीज आपने ये चेंज कर दी। तो कहने का मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो कुछ और है, बस थोड़ी देर आप लोग और वेट करिएगा, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ समझ में आएगा। देखो, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 जगह चेंज किया है। कितनी जगह, 5 जगह। अब वो 5 जगह कौन कौन सी हैं उनको सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, उनको हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। ये क्या आ गया, लाइन सी बन गई, पता नहीं, चलो। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितनी जगह चेंज किया, 5 पॉइंट्स। मतलब हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स को ही चेंज किया। मैं स्ट्रक्चरली आप लोगों को सिखाता हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अंदर जाएं, ठीक है, आपके दिमाग में सेट होती जाए। 5 पॉइंट्स थे जहां पर हमने उनको चेंज किया। कौन कौन से 5 पॉइंट्स थे, यहां पर लिख लो। सबसे पहला चेंज जो हम लोग करते हैं वो करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि सेड टू को चेंज कर लेते हैं। पहला चेंज हमने कहां किया था, अगर आपको याद नहीं है तो देख लो, सेड टू को चेंज किया था, ठीक है भाई। दूसरा चेंज आपको कहां करना है, दूसरा चेंज आपको करना है डायरेक्ट फॉर्म में, जो भी इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको, कॉमा को हटाओगे, उसकी जगह क्या लगाओगे ये डिपेंड करता है, बाद में सिखाऊंगा। तीसरी जगह जो चेंज किया है वो क्या किया था भाई आपने, वो किया था आपने प्रोनाउन। आई की जगह ही कर दिया, यानी कि प्रोनाउन को ही चेंज कर दिया। वो प्रोनाउन कहां मिला था, रिपोर्टेड स्पीच में। चौथा जो चेंज किया था आपने वो किया था टेंस में, यानी कि उसका टेंस चेंज कर दिया। वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को जब आप चेंज करते हैं उसको टेंस कहते हैं। और पांचवी जगह जो चेंज किया था वो किया था आपने एडवर्ब को, यानी कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे बनाया था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, इसको एडवर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जब एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो आपने 5 जगह चेंज किया। 2 जगह तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ठीक है, और 3 जगह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो कुछ भी चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच पर ही डिपेंड होता है, इसके ऊपर पूरी तरह से सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट है। अगर इसमें आप लोगों ने सारी की सारी चीजों को नहीं चेक किया अच्छे से तो आपका सेंटेंस, आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब आप कहोगे कि सर इनको पहचानते कैसे हैं और क्या बोलते हैं, ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, बस अभी मैंने अभी आपको इतना बताया, एक बार मैं फिर से वापस लेके चलता हूं उसी जगह। देखो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाया, 5 जगह चेंज किया। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं, सेड टू, कॉमा, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब, ये 5 चीजें चेंज करनी है। जिस दिन आप ये पांचों चीज चेंज करना सीख गए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, उस दिन आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कंप्लीटली आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक और चीज की। जैसे इससे पहले वाला जो हमने पार्ट सीखा था, इससे पहले जो सेंटेंस आपने बनाया है, इसमें जो 2 पार्ट है ना, एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही हम पता करते हैं कि हमें कौन सी चीज कैसे चेंज करनी है, ठीक है। जैसे यहां पर आई लिखा हुआ है तो आई का भी अपना एक कनेक्शन होता है, ठीक है। कैसे आई को हमने ही किया, इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सर हमें आई की जगह ही क्यों करना है, इसका रीजन बताओ। वॉज की जगह आपने हैड बीन क्यों कर दिया, इसका रीजन बताओ। और यस्टरडे की जगह आपने प्रीवियस डे क्यों कर दिया, इसका रीजन बताओ, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो सेड टू है इसकी जगह आपने टोल्ड कैसे कर दिया, ये बताओ। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे 2 मिनट में। देखो,
आपको क्या करना है, यहां पर मैंने टोल्ड कैसे किया, या टोल्ड हमेशा टोल्ड होगा या कुछ और भी हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है और रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस को चेक करना है। ठीक है, यहां पर आप एक नोट पॉइंट लिख लोगे मेरे प्यारे साथियों। एक नोट पॉइंट क्या लिखोगे कि इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीटली डिपेंडेंट इनडायरेक्ट स्पीच इज, या फिर ऐसे लिख लो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, जैसे देखो मैंने यहां पर टाइप में टी बड़ा लिख दिया है ना, तो इसको इग्नोर करके आप छोटा लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये एक नोट पॉइंट है जो आपको लिखना है। एक बार मैं इसको रिपीट भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कैसे चेंज होगा, ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच उसमें दे रखी है, एक डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाला आरएस, उसके टाइप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सर कितने टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं ये भी बताता हूं, बस 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे। कितने टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं, देखो जरा, 5 टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं। मैं सारे के सारे यहां पर लिख देता हूं। 5 आपके टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। ठीक है, और ये कंप्लीटली इसी पे डिपेंड करता है, रिपोर्टेड स्पीच के कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। किसी भी सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस मात्र 5 ही होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच मैंने यहां पर लिख दी, और उस रिपोर्टेड स्पीच के कितने टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस में बना हो। 5 प्रकार के ही तो हमारे सेंटेंस होते हैं। एक तो असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका इंटरोगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है। तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा इंपेरेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है। और चौथा होता है आपका ऑप्टेटिव। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बस थोड़ी देर वेट कर ले, मैं लास्ट के 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा, तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी। देखो कुछ मत करो, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना देखो कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं। अगर आप लोगों ने सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस तो पता है स्कूल में सिखाए जाते हैं बेटा। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं। सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं भाई, बोला है होगा आपने, सीखा होगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में बनाओ। 12 प्रकार के सेंटेंस, कुछ याद आ रहा है ना। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, एलास, हुर्रे, ये सब कुछ आपने स्कूल में पढ़ा होता है। अब ये डिक्लेरेटिव और ये सब छोड़ दो, मृत्युंजय, डिक्लेरेटिव कुछ नहीं, ये सब फालतू चीजों को मत पढ़ो, ये सब इसी में इंक्लूडेड होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिर्फ इन्हीं को समझ लो, यही है आपकी पूरी नैया पार लगाने वाली चीजें। ठीक है, दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है। सब चीजों के नाम अलग अलग रख देते हैं, बाकी होती यही है ना। जैसे असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, ठीक है, और एक नेगेटिव, दोनों होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है सर, हमें पता कैसे चलेगा, तो मैं यहां पर पहचान भी लिख देता हूं। अगर आपको पहचानना हो कि सर असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, वो मैं यहां पर लिखता चलूंगा। देखो असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर दोनों हैं तो, या फिर सिर्फ वर्ब लिख लो, दोनों हैं तो दोनों, एक है तो एक। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।
अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर पूरा सेंटेंस लिखा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है, या फिर कोई WH वर्ड होगा, WH वर्ड, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरुआत हो रही होगी, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, सॉरी पहले हेल्पिंग और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी लिखा होता है, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इनमें किसी चीज का सेंस होता है, या तो आज्ञा का, या ऑर्डर का, या एडवाइस का, ठीक है। ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपके ब्लेसिंग्स होती हैं, विश करना किसी को, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से बोलते हैं। हाँ, तो आप या तो ऐसे इसका जो है तरीका देख सकते हो कि मे से स्टार्ट हो, मे से स्टार्ट हो, ठीक है, और किसी को विश करना, किसी को विश करना, ठीक है, या फिर एक और होता है तरीका पहचानने का कि उसके लास्ट में ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी होता है, बट टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पर्टिकुलर एक वर्ड के बाद, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद लगा होता है, जैसे एलास वर्ड है तो उसके बाद में लगा होगा, पूरे सेंटेंस के बाद में नहीं लगा होगा, पूरे सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगा होगा। यहां पर पूरे सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। अभी मैं इनके एग्जांपल्स दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, चारों सेंटेंस के आपको मैंने बता दिया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो यहां पर क्या होता है, वही वर्ड्स, जैसे कोई वर्ड है अलास लिखा हुआ है, अलास, ठीक है, इसके बाद में लगा होगा हुर्रे, ठीक है, ब्रावो, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ओहो, ये इनके बाद में ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, ठीक है, ओहो, उफ, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, ओफ ऐसे करके पता नहीं क्या होता है, चलो ओह कर सकते हैं, ओह ऐसे, और भी होते हैं बहुत सारे। मैं जब ये कराऊंगा ना टाइप ऑफ सेंटेंस, तो मैं आपको सारे के सारे इकट्ठे लिखा दूंगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, यहां तक की चीजों को रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच, अगर आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच चेक कर लो। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहां पर पूरा सेंटेंस भी लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख देता हूं, इसको हटा के यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं अभी वाला, राहुल said to me I was going to Delhi, ठीक है भाई। ये मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये तो हो गया आपका क्या, रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। और हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं कि जब भी आपको, ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सर क्या चेक करें, रिपोर्टेड स्पीच में बस ये चेक कर लो कि इसका टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी कि इसको कैसे पहचानते हैं। यहां पर टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज होते रहेंगे और उसी के हिसाब से हमारी सारी की सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। जैसे अभी देखोगे कि सब्जेक्ट है आई, वर्ब है, फिर आपका जो है एडवर्ब दे रखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो। तो अब आपको क्या करना है कि आई वॉज गोइंग, यहां पर जो आई सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें नहीं है ना, ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, कहने का मतलब ये असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच ही चेक करनी है, बस रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस चेक करना है, बाकी सब इधर का नहीं चेंज करना, ना चेक करना है, बस उधर का टाइप ऑफ सेंटेंस चेक करना है। तो जैसे ही आपको पता चल गई तो असर्टिव है, तो अब इसके असर्टिव वाले कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि भैया ये तो असर्टिव है, अब असर्टिव को कैसे चेंज करते हैं,
ठीक है, इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी को, ऑप्टेटिव को कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले तो यही चीज सीखनी है कि ये जो 5 चीजें हैं जो आपने है ना इनको सीखना है कि इनको कैसे चेंज करते हैं। सेड टू की जगह क्या लगाते हैं, कब लगाते हैं, कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, कब लगाते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस में। 5 टाइप की सेंटेंसेस होते हैं, हो सकते हैं, और इनमें से किसी भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस में जो भी रिपोर्टेड स्पीच बना होगा उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अलग से सीखने हैं कि असर्टिव सेंटेंस का जो है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो ये सब कुछ आपको सीखना है। ठीक है, एक बार बस मुझे इतना बता दो, मैं दोबारा से शुरू से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, शुरू से रिपीट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यार आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ एंट्री ले ली, चाहे वो कितना भी फुद्दू हो, कितना भी उसको कुछ नहीं आता हो, अगर आपने एक बार मेरे यहाँ एंट्री ले ली तो आपको पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गौरव भाई, थैंक यू, बट समझ लो। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि भाई मेरे गोल मोल के चक्कर में मैं तो अपने हिसाब से समझ के निकल जाऊंगा समझा के, लेकिन आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे ये डिपेंड करता है। बस मैं 2 मिनट में पूरा क्विक रिवाइज करता हूं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो पहले तो आपको पहचानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। सर कैसे पहचानते हैं? जिसमें कॉमा लगा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वो डायरेक्ट है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होगा तो इनडायरेक्ट है। ये मैंने बेसिक फॉर्म लिखी है, हालांकि इसमें चेंज होता रहेगा आगे चल के। तो अब मान लो ये डायरेक्ट फॉर्म है, इसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसके 2 पार्ट होते हैं, इधर वाला कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे आपको 5 जगह चेंज करना है। कहाँ कहाँ? एक तो सेट टू की जगह, एक कॉमा की जगह, एक प्रोनाउन चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउन होगा पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी वो प्रोनाउन आपको चेंज करना है। फिर उसके बाद उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको चेंज करना है कि अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट करना है, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट करना है, ये मैं अभी सिखाऊंगा। और एक और चेंज करना है एडवर्ब। एडवर्ब अगर दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीजें चेंज करनी है? एक तो सेट टू चेंज करना है, कॉमा चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, एडवर्ब। अभी आपने सीखा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं ना कि हर क्लास में सबसे पहले बेसिक चलता है, अभी मैं सिखाऊंगा कि सेट टू को चेंज कैसे करना है। ये मैंने अभी सिखाया नहीं है। असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं ये सब अभी सिखाऊंगा, अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ अवेयर कराया आपको। कॉमा की जगह क्या लगाना है ये मैं हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सिखाऊंगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पे, कि वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में बना हुआ है। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं, ये मैं सिखाऊंगा अभी। उसके बाद मान लो आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई कि 5 चीजें चेंज होती हैं, उसके बाद ये पांचों की पांचों डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पे। 5 तरह के सेंटेंस के टाइप होते हैं, या तो हो सकता है वो टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव हो रिपोर्टेड स्पीच का, या हो सकता है वो इंटेरोगेटिव हो, या हो सकता है वो इंपेरेटिव हो, या हो सकता है वो ऑप्टेटिव हो, और हो सकता है वो एक्सक्लेमेटरी हो। सर पहचानते कैसे हैं ये एक्सक्लेमेटरी होगा या ये कौन सा होगा? वो मैंने आपके सामने लिख रखा है, सारी की सारी पहचान मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इस तरह से आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये आपकी पहचान है। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ रही है सभी को? चलो, तो जल्दी से फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, जिससे मैं आप लोगों की समस्या यहीं पर सॉल्व कर दूं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, यहीं पर आपको डाउट सेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फटाफट से जल्दी बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बताओ भाई। इतने में किसी को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ भी हो जल्दी जल्दी बताते चलो।
भाई वाह, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई परेशानी नहीं है सर, सब क्लियर क्लियर क्लियर। गुड आफ्टरनून सभी को। बाकी नेक्स्ट क्लास में पिटोगे क्या? अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ क्लास लिए, पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई क्या? तुम ज़्यादा ही, ये धानिया जी तुम ज़्यादा परेशान हो रहा है आज के क्लास लेने में, है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बार ये बताओ, बोर्ड पे आपको ये कलर वलर सब दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये ग्रीन लिया है आज, है ना, मतलब इस तरह का। तो एक बार ये भी बता देना कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कमेंट करके, ठीक है? चलिए तो अब शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अब तक हमने देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, अब आपको देखना है कि कैसे कैसे चेंज होता है। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में दोबारा जाएंगे क्योंकि हर चीज को थोड़ा सा नजर में भरना होता है। अब आपका जो असली काम है ना मेरे भाई, वो है ये 5 चीज। बस पूरी इस चीजों की जड़ ये 5 चीज है जो आपको चेंज करनी होती हैं। और ये 5 चीज हैं जो आपको बताती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इन चीजों को ऐसे चेंज करना, ऐसी सिचुएशन हो तो इन चीजों को ऐसे चेंज करना। तो आपको एक तो ये पढ़ने हैं, उससे भी पहले आपको ये 5 चीजें पढ़नी है। अब इन पांचों चीजों को जब आप पढ़ोगे मेरे भाई, तो देखो बस एक सेकंड रुकना है। इन पांचों चीजों को अगर आप पढ़ोगे तो बस आपको ये देखना है कि इन पांचों को हम कैसे कैसे चेंज कैसे करते हैं, ठीक है? इन पांचों चीजों को आपको चेंज कैसे करना है, बस ये देखना है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें जो ऊपर की 2 चीजें हैं ना, ऊपर की जो 2 चीजें हैं, एक तो सेड टू और एक कॉमा, ये हमेशा चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखो जरा, यहां पर जो सेड टू और कॉमा है ना, ये 2 चीज क्या करेंगी, आपकी पूरी तरह से डिपेंड करती हैं रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पर। जैसा टाइप ऑफ सेंटेंस आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसी तरह से ये बार बार बदलते रहते हैं। मतलब आप सेड टू की जगह 5 तरह से जो है चीजें यूज कर सकते हैं, 5 तरह से सेड टू को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तपस भाई समझ गई मैं, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू और कॉमा, ये दोनों आपके डिपेंड करती हैं किस पे, रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस में। अगर असर्टिव है तो सेड टू की जगह कुछ और आएगा, इंटेरोगेटिव है तो कुछ और आएगा। लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन है, टेंस है और एडवर्ब है, ये आपके फिक्स रहते हैं, फिक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है भाई? यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, देखो जरा, एक सेकंड, बस एक सेकंड का टाइम लूंगा। देखो जरा सभी लोग, यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ना, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब, ये 3 चीज ऐसे चेंज होती हैं। अगर आपने एक बार चेंज करना सीख लिया, तब बस पता है मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर सकता हूं, और मात्र मुझे बस एक क्लिक करना है, उसके बाद आप परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे। उसके बाद गलती से भी कभी भी चाहकर भी क्लास में कमेंट करना तो छोड़ो, आप मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे एप्लीकेशन पर। समझ गए मेरी बातें? ये यूट्यूब भी नहीं है कि दूसरी आईडी बना के तुम आ जाओगे, नेवर। तो एक छोटी सी गलती की कीमत तुम क्या जानो तपस्वी बाबू, समझ गए मेरी बात? तो एक बार कमेंट करने के बाद दूसरी बार कमेंट करने का अधिकार आपको यहां पर नहीं है जब तक मैं ना बोलूं। समझ गए ना? कोई भी हो, यहां मेरे रूल्स चलते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ का मतलब एप्लीकेशन वाली क्लासेस में। तो मैंने सुन लिया, आप बहुत संस्कारी हैं, आप बहुत इज्जत करते हैं, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार। एक कमेंट को ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब आगे से ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। चलो तो शुरू करें कि कैसे सेट टू को चेंज करना है। तो हम सबसे पहले हम इन तीनों को चेंज करना सीखेंगे, है ना? अभी हम टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं,
टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ तब जाएंगे जब हम इन तीनों चीज़ों को सीख लेंगे। जैसे हमें प्रोनाउन चेंज कर, क्योंकि ये सबके लिए सेम रहते हैं, चाहे आपका सेंटेंस असर्टिव हो तब भी प्रोनाउन का तरीका सेम रहेगा, चाहे इंटेरोगेटिव हो तब भी आपका तरीका सेम रहेगा, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो या कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, ये तीन अगर एक बार आपने सीख लिए तो ये सेम रहेंगे, ऐसे ही चेंज होते हैं। लेकिन सेड टू और कॉमा जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर असर्टिव है तो कुछ आएगा, ऑप्टेटिव है तो कुछ और आएगा, ऐसे करके। तो हम सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद इनको चेंज करना सीखेंगे, और इनको हम टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर असर्टिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए, ऐसे करके एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन से। शुरुआत किससे कहते हैं? प्रोनाउन से करते हैं, या प्रोनाउन से नहीं, सबसे पहले टेंस से करते हैं कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर आप लिखोगे हाउ टू चेंज टेंस, हाउ टू चेंज, ऐसे लिख लो, हाउ टू चेंज टेंस। टेंस का मतलब है कि जो वर्ब होती है ना, वॉज की जगह हमने हैड बीन कैसे किया, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हमने टेंस कैसे चेंज किया और आपको कैसे करना है, ठीक है। ये तरीका कैसे आपको अप्लाई करना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस चेंज करना सीखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं सारे के सारे टेंस यहां पर लिख देता हूं कि एक रिपोर्टेड स्पीच पॉसिबली कितने तरह से बन सकती है, डायरेक्ट फॉर्म में कितने तरह से हो सकती है, ठीक है। तो देखो, या तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में बनी होगी, ठीक है, प्रेजेंट में, ऐसे मत लिखो, या तो आपकी बनी होगी प्रेजेंट में, और या फिर वो बनी होगी पास्ट में, और या बनी होगी फ्यूचर में, ठीक है। सारी चीजें बता देता हूं। अगर ये मान लो, बस एक ही चीज बोलूंगा, पैसिव वॉइस से जस्ट उल्टा होता है। पैसिव वॉइस में भी हम लोगों ने टेंस चेंज करना सीखा था, तो उसमें क्या किया था, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम से, और इज आर एम है तो प्लस इज आर एम है तो इज आर एम प्लस आई एन जी से, मतलब बीइंग से। तो कहने का मतलब चाहे आप एक्टिव से पैसिव कितनी भी बार बनाओ, बस आपको क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उल्टा हो जाता है। चाहे आपका टेंस कोई सा भी हो, आपको जब इनडायरेक्ट बनाना है तो वो पास्ट में ही बनेगा। अगर प्रेजेंट है तो भी पास्ट, पास्ट है तो भी पास्ट, बड़ा वाला पास्ट, अभी बताऊंगा कौन सा होता है बड़ा वाला पास्ट, फ्यूचर है तो भी पास्ट, मतलब पूरी तरह से पास्ट ही रहना है, क्योंकि पास्ट में बात बोली जा चुकी है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, बात बोली जा चुकी है। तो चलो, प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस हम लोग यहां पर बनाते हैं। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में क्या हो सकता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सबसे पहला काम तो यही होता है, ठीक है भाई। या फिर हो सकता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, हो सकता है कि आपका कॉन्टिन्यूस में बना हो, इज आर एम से बना हो, ठीक है। या फिर हो सकता है परफेक्ट में बना हो, हैज और हैव से। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बस ये बताते चलना, है ना। या फिर हो सकता है हैज बीन हैव बीन से बना हो, हैज बीन हैव बीन से बना हो। इतने तरह से तो सेंटेंस बन सकता है, इसके अलावा तो नहीं बनेगा प्रेजेंट में। हो सकता है यहां पर डू और डज लिखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज, ऐसा कुछ बना होगा। समझ गए मेरी बात है। इज आर एम लगा होगा तो आईएनजी भी लगा होगा, समझ गए, यहां पर आईएनजी भी लगा होगा, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी होगी। ये सब आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। अब इनको आपको चेंज करना है, तो भाई याद रखना, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्ट, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इनमें से किसी भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस में बनी हुई है। जैसे मान लो प्रेजेंट का या तो इंडेफिनिट में है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो अब आपको क्या करना है, इनको पूरा का पूरा पास्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट का पास्ट कर देना है। यहां पर डू डज है तो डिड कर दीजिएगा, ठीक है भाई। अगर यहां पर हैज और है प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए, और अगर यहां पर हैज बीन हैव बीन है तो इधर हैड बीन कर दीजिए। हो गया चेंज।
कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस में है तो आप उसको पास्ट में चेंज कर दोगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आप कहोगे कि सर मान लो आपने प्रेजेंट का तो पास्ट कर दिया, अगर यहां पर पास्ट में ही कोई रिपोर्टेड स्पीच बनी हो, जैसे आपने बताया था वॉज प्लस आईएनजी को हैड बीन कर दिया, तब क्या करेंगे? तो पास्ट का बड़ा वाला पास्ट कर दोगे। पास्ट का बड़ा पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का भी बड़ा पास्ट क्या होता है बताओ? पास्ट परफेक्ट। इससे बड़ा कोई पास्ट नहीं होता। प्रेजेंट का बड़ा होता है पास्ट, पास्ट का बड़ा होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट से बड़ा कोई नहीं होता। आकाश कुमार, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, हाँ। तो अब मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट है। मीना जी थैंक यू सो मच। पास्ट इंडेफिनिट का बड़ा वाला पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट से आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर दोगे, बड़ा वाला पास्ट, तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा वाला पास्ट ऑलरेडी बना हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमने यहां पर लिखा है ना, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कर दिया, पास्ट से बड़ा वाला पास्ट। अब ऑलरेडी अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो इसको कैसे चेंज करेंगे सर? अब बताओ, अब तो आप फंस गए, क्योंकि बड़ा वाला पास्ट ऑलरेडी इसमें लिखा है। बड़े वाले पास्ट से भी तो बड़ा कोई पास्ट होता ही नहीं है। तो अब मैं क्या कहूंगा, इसको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ा वाला पास्ट ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना होगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये ऑलरेडी बड़ा वाला पास्ट है, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हैड बीन या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है भाई साहब इतनी बातें? एक बार मैं रिपीट और करूंगा, सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आ जाएगा। हैड बीन प्लस आईएनजी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, आपके डायरेक्ट फॉर्म की रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कर दो, और पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, और पास्ट परफेक्ट में है तो उसको चेंज नहीं करते। ठीक है भाई? फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, इजआरएम को वाज वर, हैज हैव को हैड, और हैज बीन हैव बीन को हैड बीन। सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर है तो हैड बीन प्लस आईएनजी। और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। और अगर हैड प्लस आईएनजी है तो इसको भी नो चेंज, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए कोई बात नहीं। अब एक और चीज समझते चलना भाई, एक और चीज कि मान लो सर अगर फ्यूचर है तो क्या करेंगे, फ्यूचर का भी पास्ट कर दो। अब फ्यूचर की जगह हम केवल विल और सेल नहीं लिखेंगे, फ्यूचर की जगह हम सिर्फ और सिर्फ विल और सेल ही नहीं लिखेंगे। एक तो फ्यूचर टेंस की जितनी भी हेल्पिंग और होती हैं, कितनी होती हैं? दो होती हैं, एक तो विल और सेल। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं वो भी सारे के सारे फ्यूचर वाले कॉन्सेप्ट को ही हमेशा से फॉलो करते हैं। ठीक है, फ्यूचर का मतलब होता है सारे के सारे मॉडल वर्ब, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं। जैसे मान लो सर अगर विल दे रखा हो तो कैसे चेंज करेंगे, विल का पास्ट कर दो। मॉडल वर्ब को भी आप क्या कर दोगे, सारे के सारे पास्ट। इनका भी पास्ट क्या होता है, हर एक मॉडल वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, और जिसका पास्ट फॉर्म ऑलरेडी बना होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो भाई, जैसे मान लो विल है या सेल है या कैन है, ठीक है, विल है, सेल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, या फिर विल के साथ में विल भी है, सेल भी है, या फिर ऐसे एक एक करके लिख दो, विल और सेल को एक साथ लिख दो, टाइम जगह कम जाएगी। देखो विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, इनकी जगह आप कोई दूसरा मॉडल वर्ब भी लगा सकते हैं, विल हो, सेल हो, कैन हो, कुछ भी हो, ठीक है, और भी कुछ भी लगाना चाहो, मे हो या कुछ भी, ईटीसी लगा लेना। ऐसे ही इनको कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे तो विल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, 80 से लगा लेना। ऐसे ही परफेक्ट में बनाओगे तो विल हैव हो जाएगा, सेल हैव हो जाएगा, कैन हैव हो जाएगा, कुड हैव हो जाएगा, 80 से लगा लेना।
और ऐसे इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाओगे तो विल हैव बीन हो जाएगा, सेल हैव बीन हो जाएगा। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, अगर इतने प्यार से भी आपको समझ में नहीं आया तो समझ लेना कि आपको फिर दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता अगर मेरे अलावा, मेरी बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही इतनी गहराई से भी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि फ्यूचर टेंस का मतलब होता है सारे के सारे मॉडल्स, चाहे विल हो, सेल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, सब सारे के सारे। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा अभी, अभी तो सिर्फ सीखते चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ सीखते चलो। ठीक है, जैसे विल हो गया, सेल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ऐसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे सब में मैंने लिखा हुआ है। प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का भी पास्ट। कैसे चेंज करोगे बताओ फटाफट फटाफट। देखो, विल की जगह क्या कर दोगे, वुड कर दोगे। सेल की जगह क्या कर दोगे, शुड कर दोगे। कैन की जगह क्या कर दोगे, कुड कर दोगे। कुड की जगह क्या करोगे, कुड का कुड रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट है। ठीक है, मे का क्या कर दोगे, माइट कर दोगे, और माइट का क्या करोगे, माइट का सेम रहेगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। ऐसे ही वुड बी होगा, विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी हो जाएगा। सेल बी का क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाएगा। मे बी, माइट बी, कुड बी, इस तरह से सारे के सारे लिख लेना। अब बस मैं एक ही लिखाऊंगा, विल का बताऊंगा, बाकी सारे आप अपने आप कर लेना। विल हैव लिखा होगा तो वुड हैव बीन हो जाएगा, सॉरी विल हैव का वुड हैव हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, और बाकी के आप अपने हिसाब से, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, सारे। ऐसे ही विल का क्या होगा, सॉरी विल हैव बीन का क्या होगा, वुड हैव बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन। अब अगर आपने कहा कि सर इनके बाद अगर मान लो इन्हीं को चेंज करना हो, फ्यूचर के पास जो बने हुए हैं, जैसे वुड हैव बीन का चेंज करना हो, तो इसको कैसे चेंज करोगे, इसको चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है। इनका जो है इनडायरेक्ट में टेंस जब चेंज करोगे तो ये जैसे लिखे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको आपको चेंज नहीं करना है। मैं एक बार बस फिर से रिपीट करूंगा लास्ट टाइम, उसके बाद मुझे पता है कि लगभग आपको पूरा समझ में आ गया है, लेकिन अगर गलती से कोई एक बच्चा भी ऐसा रह गया जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो क्या होगा, मुझे दुख होगा, ये आप जानते हैं, है ना। तो बस मैं एक बार बस और आपसे एक बार रिपीट करूंगा अच्छे से, सभी लोग बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का भी पास्ट। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, इज आर एम को वॉज वर, हैज हैव को हैड, और हैज बीन हैव बीन को हैड बीन। सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर को हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को नो चेंज, और हैड प्लस आईएनजी को भी नो चेंज। ठीक है, इनको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, और नीचे वाला तो मैंने चेंज करके दिखाई दिया। तो बताओ, अब किसी को कोई ऐसी तकलीफ है जो टेंस चेंज नहीं कर पाएगा। अब सबसे पहले वाला सेंटेंस अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे चेंज किया था। देखो जरा, ये वाला सेंटेंस जब मैंने चेंज किया था तो आपको पता है ना कि मैंने क्यों किया था यहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर वॉज वर प्लस आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वॉज वर प्लस आईएनजी को कैसे चेंज करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। कैसे पता चला, मैंने अभी अभी आपको सिखाया। तो हमने एक चीज चेंज करना तो सीख लिया, टेंस। बस अब आपको देरी है इस पूरे फॉर्मेट को याद करने की और अच्छे से समझने की। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, एडवर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। फिर इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग सैड टू को चेंज करते हैं। सैड टू और कॉमा हर सेंटेंस के हिसाब से चेंज होंगे, तो पहले सेंटेंस भी मैं आपको सिखाऊंगा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, ये सब। ग्रीन से कहाँ लिख रहा हूं मैं, ग्रीन कहाँ लिखा है, ये तो ग्रीन तो मैंने ये ब्रैकेट लगाया है। अब बताओ, यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ, टेंस चेंज करना आपको आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ यस और नो। और अगर आ गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास जो कि अभी आधे घंटे बाद फिर से होने वाली है, तो उस क्लास में आप सभी लोगों को आना है
और उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब कैसे चेंज करते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको सेड टू, कॉमा, ये सब चीज़ें भी सिखाऊंगा। तो अगली क्लास बिल्कुल भी आप लेना नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। क्रिस्टल क्लियर सर, एवरीथिंग इज फाइन एंड कूल। वाह, बहुत बढ़िया, आप समझाओ समझना इम्पॉसिबल। वाह, थैंक यू। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके ओके ओके, शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। सेंटेंस एनालिसिस करवा दो। किस चीज़ का एनालिसिस, इसका या अलग से? करवा देंगे, डोंट वरी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में 2:30 बजे, आधे घंटे बाद फिर से, जब तक मैं एक चाय पी लूँ। ठीक है, सभी को आना है क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप लोग आ गए दोबारा से। चलिए, क्लास फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नरेशन की ये क्लास 2 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लास ली है, बैक टू बैक दोनों क्लास चल रही हैं, ठीक है। तो अब देखो, आज की जो क्लास है, इससे पहले मैंने आप लोगों को कराया था कि नरेशन का जो बेसिक पार्ट होता है कि एक जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए किन किन चीज़ों को चेंज किया जाता है, कैसे कैसे चेंज किया जाता है, और किस सिचुएशन में चेंज किया जाता है। सिचुएशन का मतलब है टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करी जाती हैं, 5 चीज़ें, ठीक है। अब कैसे चेंज करना है वो मैं आपको एक चीज़ तो सिखा चुका हूँ, टेंस कैसे चेंज करते हैं। अब बारी है प्रोनाउन की, कि सर अगर सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच में, उसको, उसका जो प्रोनाउन है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो उस पर बात हम लोग करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? एवरीथिंग इज ओके और नॉट? जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है भाई, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, इसके बाद फिर एडवर्ब कैसे चेंज करते हैं वो भी सीखेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार भाई। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऊपर आप लिखोगे सबसे पहले प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। देखो, जब मैंने आप लोगों को प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया था, अगर किसी ने प्रोनाउन टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उसको प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये मुझे सीखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोनाउन की नॉलेज होनी चाहिए। और प्रोनाउन की नॉलेज सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, जो मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल सिखाई थी, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कि प्रोनाउन के जितने भी केसेस होते हैं वो केसेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं केसेस में ही तो हम लोग प्रोनाउन को बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूं, ठीक है। ये लो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जो इससे पहले वाला था वही लिख देता हूं दोबारा। राहुल सैड टू मी, राहुल सैड टू मी, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्रिकेट नाउ। देखो भाई, ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच है और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और आपको पता है कि 2 पार्ट होते हैं हमारे एक डायरेक्ट स्पीच के, एक तो रिपोर्टेड स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूं, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक प्रोनाउन, एक टेंस और एक एडवर्ब, और एक कॉमा होता है बीच में इन दोनों के, और उससे पहले सेड टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये 5 चीजें हमें चेंज करनी होती हैं।
तो सबसे पहले तो हमें देखा था कि भाई इज आर एम लिखा हुआ है तो इसको कैसे चेंज करते हैं, ये तो हमने सीख लिया। इससे पहली वाली चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये मैंने पिछली क्लास में कराया था। सबसे पहले कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कहाँ कहाँ चेंज किया जाता है। सेट टू को चेंज करते हैं, कॉमा को, प्रोनाउन को, और टेंस को, फिर एडवर्ब को। और ये सब मैंने चेंज करना यहाँ पर करके दिखा दिया था। चेंज करना सीखना है अभी। ये 5 चीज़ें चेंज करनी होती हैं। 5 टाइप के सेंटेंस में हमारा जो भी रिपोर्टेड स्पीच है वो बना हो सकता है। कैसे पहचानते हैं, ये तरीका होता है। और उसके बाद ये 5 चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, 2 चीज़ें तो डिपेंड करती हैं रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पे, और ये 3 चीज़ें एक बार चेंज करना सीख लोगे तो फिक्स हो जाती हैं। टेंस कैसे चेंज करना होता है ये हमने सीख लिया कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर है तो भी पास्ट में, और फ्यूचर का अगर पास्ट है तो उसको भी पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उससे ज़्यादा पास्ट कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो पास्ट को चेंज नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें हमने सीख ली। अब हमारी बारी है कि भैया प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मान लो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो एम प्लस आई एन जी है इसको तो आप चेंज कर लोगे क्योंकि इज आर एम से वॉज वर करना है बस। अब इसमें बात आ रही है आई की, तो आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रोनाउन है। इसमें इत्तेफाक है कि सिर्फ एक ही प्रोनाउन है। हो सकता है इसमें 2 प्रोनाउन हो सकता है 3 प्रोनाउन हो सकता है उनके दूसरा केस हो, जैसे यहाँ पर आई लिखा हो सकता है इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर मी लिखा हो, जैसे ही गेव मी 10 रुपी नोट, तो यहाँ पर ही भी आ गया और मी भी आ गया, ऐसे सेंटेंस लिखा होगा। तो एक रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, प्रोनाउन का कोई सा भी केस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको प्रोनाउन चेंज करना हो, प्रोनाउन चेंज करना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आपको प्रोनाउन की टेबल याद होगी। और टेबल वैसे कंप्लीट टेबल में 5 से 6 बॉक्स होते हैं जिसमें मैंने आपको सारी की सारी चीजें सिखा रखी हैं प्रोनाउन टॉपिक में। अभी आपको अगर शॉर्टली थोड़ी सी मैं आपको प्रोनाउन की टेबल बना के समझाऊंगा तो इतना ध्यान रखना कि प्रोनाउन की टेबल में कम से कम 3 चीज तो आपको 110% याद होनी चाहिए। ये 3 चीजें तो आपके होने ही चाहिए, इनके बिना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप प्रोनाउन चेंज करना सीख जाओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कौन कौन सी देखो सबसे पहले प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। एक प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात को कहता है, बोलने वाला, स्पीकर। और जो उस बात को रिसीव करता है, रिसीवर को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं लिसनर, जो सुन रहा है, लेकिन सुनने के साथ साथ रिसीवर होता है, उसी को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इनके सारे के सारे प्रोनाउन आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर ये वाली चीजें आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपका बेसिक हद से ज्यादा कमजोर है। और अगर बेसिक कमजोर है तो देखो मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है, या तो आप वहां से पढ़ लो, या फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक हद से ज़्यादा कमजोर है, आपको स्कूल में पढ़ना चाहिए। और अगर आप सच में स्कूल से बाहर आ चुके हो, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, तो कंपटीशन की तैयारी करो और अच्छे से अपना दिमाग खपाओ और मेहनत करो। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में देखो फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन होते हैं। एक होता है आई और एक होता है वी। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये आपके सब्जेक्टिव केस में लिखे होते हैं। अगर आप इनका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, और इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आई का माई और वी का आर। ठीक है, ये 3 चीजें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए हर एक प्रोनाउन की, तभी आप अच्छे से चेंज करना सीख पाओगे। फिक्स टाइम रहता है 1 बजे, अरुण 1 बजे रहता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिर्फ होता है यू। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पॉजेसिव केस योर सेल्फ होता है। योर पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, या तो ही हो सकता है, या सी हो सकता है, या इट हो सकता है, या दे हो सकता है, या फिर किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम। इनके इसको नाम को यहां से हटा ही दो, जगह नहीं है, लेकिन लिख लेना इनका नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम। दे और नाम, किसी का नाम, जैसे अनिल, सुनील, रमेश, जो भी नाम होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इट का होता है सेम, इट। और दे का क्या होता है, देम। और नाम का तो सेम रहेगा, नाम। ठीक है भाई, इनका पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का क्या होता है इट्स, दे का क्या होता है देयर, और इसका
नाम का क्या होता है, कुछ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, इसको यहाँ से हटा ही दो नाम को, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू नाउन होते हैं इनके मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के हिसाब से। तो वन भी होता है, वन, वंस, वंस, ये मैंने सिखाया था, वन, वन और वंस, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, ही, सी, इट, दे, ये चार आपके थर्ड पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं वो मैं तुम अभी आपको सिखाऊंगा, बस अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉसेसिव केस, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया। जब तक आपको टेबल के सारे केस याद नहीं होंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सर चेंज कैसे कर रहे हैं। अब दूसरा काम आता है कि जैसे ही आपने रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन ढूंढ लिया कि सर एम प्लस आईएनजी को तो हम चेंज कर लेंगे, ये तो आपने सिखा दिया, वॉज वर प्लस आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। बट ये जो आई है इसको कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन है इसमें आई, अब ये आई आपको चेंज करना है। जब आप इसको इनडायरेक्ट में एक एक करके सारी की सारी चीजों को चेंज करना सीख रहे हैं, अभी हमने सेड टू को नहीं सीखा है, सेड टू की जगह तो बस मैं तुक्के में लगाता जा रहा हूं, ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं क्योंकि मुझे आता है। अभी मैं जितना आपको सिखा रहा हूं सिर्फ उतना ही पे फोकस करना है, आपको सेट टू पर फोकस नहीं करना, आपको कॉमा पर फोकस नहीं करना, आपको किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना है सिवाय इसके प्रोनाउन के, और इस पर करना है क्योंकि ये आपने सीख लिया है। तो तरीका क्या होता है सर, हाउ टू चेंज अ प्रोनाउन, हाउ टू चेंज अ प्रोनाउन, एक फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा हाउ टू चेंज अ प्रोनाउन या हाउ टू चेंज प्रोनाउन। अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना हो तो कैसे करोगे, देखो जरा, कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, ध्यानपूर्वक सुनते चलो। आपको ये फॉर्मूला एक अप्लाई करना है जो हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है। सबसे पहले आपको चेक करना है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है भाई, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको एस ओ एन, एस ओ एन, सन, सन बटे 123 आपने सुना होगा, सन अपॉन 123, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि सर ये सन और 1 2 3 ये क्या होता है। अगर इनको पता कर लोगे तो फिर इनको चेंज कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। वैसे जनरली हम लोग ये वाला एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सन अपॉन 123, 1 2 3, यही फॉर्मूला होता है, इससे ही हम एक प्रोनाउन को चेंज करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा से घुमाना पड़ेगा। इस सन बटे 123 को आप ऐसे घुमा दो, आप ऐसे करके समझोगे जल्दी समझ में आएगा। कैसे सर, ये सन बटे 123 का क्या मतलब होता है, समझ लीजिए, सन अपॉन 123, देखो सन में से जो एस होता है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, समझ रहे मेरी बात, और एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, जैसा है वैसा ही। ये वन जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब क्या होता है जो मैंने यहां पर लिखा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। बस सुनते चलो ध्यान पूर्वक, यहां पर जो दो लिखा है इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। तीन लिखा है इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है भाई। अच्छा, ऊपर जो एक चीज लिखी है इसको भी आपको नोटिस करना है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको कहां देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब में, और इधर वाली चीजें आपको कहां देखनी है, रिपोर्टेड स्पीच में, और इन्हीं के हिसाब से आपको चेंज करना है इन दोनों चीजों को। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको असल में चेंज क्या करना है, आपको रिपोर्टेड स्पीच ही तो चेंज करनी है। जैसे मान लो ये पूरी की पूरी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इस पूरी रिपोर्टिंग वर्ब में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले राहुल क्या है मेरे प्यारे साथियों, राहुल क्या है जरा जल्दी से बता दो आप मुझे। राहुल इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये आपका आ गया क्या, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें भी ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन है ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन।
अगर यहाँ पर यू होता तो वो क्या हो जाता, सेकंड पर्सन। अगर यहाँ पर ही होता तो वो हो जाता थर्ड पर्सन। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोनाउन को चेंज करना है। तो ये जो प्रोनाउन है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, ये जो प्रोनाउन है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। कोई भी प्रोनाउन हो वो रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी तीन पर्सन में से किसी एक पर्सन में बना होगा, या तो फर्स्ट पर्सन में, या सेकंड पर्सन में, या थर्ड पर्सन में। और उसको अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के या तो सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर उसको चेंज करना ही नहीं है। लेकिन कब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राहुल। राहुल एक लड़का है जिसका प्रोनाउन होता है ही। कहने का मतलब आपको आई को हटा के इसकी जगह क्या कर देना है, ही। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के तोते उड़ गए। अभी तो मैंने सिर्फ एक झलक सी दिखाई है। अभी मैं आप लोगों से एक रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि कितने लोगों के तोते उड़ गए हैं और कितने लोगों के तोते अभी बैठे हुए हैं सर पे। और ये सिर्फ मैंने एक ऐसे ही रफली समझा है, अभी और गहराई से समझा दूंगा। लेकिन पहले इतना मुझे आइडिया दे दो, क्या सच में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया भी या नहीं, या सब ऊपर होके गया। अगर गया है तो अभी के अभी फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे दोबारा तो समझाना है। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ भी गया होगा तब भी मुझे दोबारा समझाना है। बताओ फटाफट से, क्या आपको यहाँ तक कुछ भी थोड़ा पल्ले पड़ा या सब उड़ गया। नहीं सर, ओके है, आ गया समझ में। सच में सर तोते उड़ गए। समझ आ गया है, ऑल क्लियर, एकदम समझ में आ गया। बैठे हुए हैं तोते। तोते बैठे हैं सारे, मेरे बच गए। चलो 95% लोगों की समझ में आ गया है, और एक दो लोगों की समझ में नहीं आया। चलो दोबारा रिपीट करते हैं। अगर सबको समझ में आता ना तब भी मैं रिपीट करता, ये मेरी आदत है, क्योंकि बाद में जो रिकॉर्डेड देखेगा मुझे उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता ना कि वो कैसा है। जिस क्लास को रिकॉर्डेड देखेगा तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, मेरे अंदर से गवाही नहीं आती है। चलो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अब दूसरे तरीके से समझाना है ना। देखो, मान लो ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अभी बाकी की चीजों को चेंज मत करना कि सर मुझे तो पूरा ही समझ में नहीं आ रहा। तो पूरे को समझा, मैंने अभी समझाया नहीं पूरा, मैं सिर्फ आपको इतना इतना समझा रहा हूं। जो चीज मैंने समझाई सिर्फ उसी उतने 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 को चेंज करना है, ठीक है। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मान लो इतना इतना आपने चेंज कर लिया, ये सही हो गया, ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया, कॉमा की जगह क्या आएगा वो भी लिख लिया। बस आपको अब इतना इतना चेंज करना है, जिसमें से एम प्लस आई एन जी ये चेंज करना मैंने सिखा दिया, तो इसको तो आप चेंज कर लोगे। इससे पिछली वाली क्लास देख लेना। एज आर एम प्लस आई एन जी को चेंज करते हैं वॉज वर प्लस आई एन जी में। तो आप यहाँ पर वॉज या वर में से कुछ भी लगा दोगे और आई एन जी लगा दोगे। वॉज और वर में से क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आई है वो आई नहीं रहने वाला, क्योंकि आई जो है मेरे प्यारे साथियों वो है एक प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन को हमें चेंज करना पड़ता है। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको 5 जगह चेंज करने होते हैं, एक प्रोनाउन भी होता है उनमें से। तो प्रोनाउन को चेंज तो करना है, ये तो समझ में आ गया कि आई चेंज होगा। लेकिन आई को चेंज करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होता है। उसको चेंज करने के लिए पहली चीज तो आपको उसकी टेबल पता होनी चाहिए प्रोनाउन की, ये वाली, कि ये जो आई है वो क्या है। एक तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, और दूसरा इसका पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो आई प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, सन अपॉन 123, ठीक है, सन अपॉन 123। इसको हमने ऐसे उल्टा कर दिया। सर ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि ये जो 1 2 3 होते हैं इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में।
जैसे यहां पर आपने एक प्रोनाउन ढूंढा, रिपोर्टेड स्पीच सिर्फ यही है, रिपोर्टेड स्पीच RS ये वाली है, इसमें आपने एक प्रोनाउन ढूंढ लिया, तो आपको बस ये चेक करना है कि ये जो प्रोनाउन है तीनों पर्सन में से कौन से पर्सन का है, तो आपने पहचान लिया कि सर ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आपको चेंज करना है, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नो चेंज। अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन का है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, और अगर वो थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज करना ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। जैसे अगर यहाँ आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राहुल। तो राहुल जो है वो एक लड़का है जिसका प्रोनाउन होता है ही। प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लिखोगे, राहुल मत लिख देना, प्रोनाउन की जगह लिखोगे तो प्रोनाउन ही ना भाई। तो आई की जगह आपने क्या कर दिया, यहां पर ही लिख दिया, बस हो गई बात खत्म। अगर यहां पर ऑलरेडी ही लिखा होता पहले से, ही इज प्लेइंग, तो ही का मतलब हो गया, ये थर्ड पर्सन में है, और अगर ये थर्ड पर्सन होता तो इसको चेंज करते ही नहीं, ही की जगह सिर्फ ही लिखा रहता। अगर सी होता तो चेंज करते नहीं, सी की जगह सी लिखा होता, इट की जगह इट होता, दे की जगह दे होता। अगर यहां पर यू होता तो ये क्या हो जाएगा भैया, यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, यानी कि मी। अब इसमें एक और चैलेंज आता है आपके लिए, अगर यहां पर यू होता तो अब आप मी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे कि यहां पर जो यू है वो सब्जेक्टिव केस है और यहां पर जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब क्या करें सर, जो आपका यू है इसको कौन से केस में लिखोगे, यहां पर तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखोगे। अब इसको आपने मी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया तो यहां पर कायदे से मी आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मी को सब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते, तो मी का सब्जेक्टिव केस आपको यहां पर अपनी तरफ से बनाना पड़ जाता है। अगर यहां पर यू होता तो आप मी के अकॉर्डिंग यहां पर आई कर देते। समझ में आ गई बात? अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूं फ्रेशली, ये तो सब रफली था, अब फ्रेशली समझाऊंगा। ठीक है भाई, फ्रेशली कैसे समझना है, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसमें एक चीज जो आपको सीखनी है वो क्या है, वो है कि अगर सब्जेक्टिव केस है तो आप जो नया प्रोनाउन लाओगे उसको भी सब्जेक्टिव केस में ही लिखोगे। अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो दूसरा जो नया प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। बस गलती इसी में होती है, ये तो चेंज करना आ जाता है आप लोगों को, लेकिन गलती जो होती है ना वो इसमें हो जाती है कि जो केस होते हैं ना वो हम लोग गलत लगा देते हैं, वो उल्टे सीधे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको चेंज कर लो, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, और उसके हिसाब से इज आर एम की जगह वॉज वर आएगा तो ही के हिसाब से वॉज आना चाहिए, ही वॉज प्लेइंग, ये हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग। बाकी की चीज़ों को अभी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ की जगह क्या होगा वो अभी बाद में चेंज करेंगे, क्रिकेट, नाउ की जगह हो जाएगा देन। ये सर देन क्यों आया, इसमें दिमाग कभी मत लगाना, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन, नाउ की जगह देन हो जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब के रूल होते हैं, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका पूरा पार्ट यहां पर लिख दूं चेंज करके, इसका पूरा ही पार्ट चेंज करके लिख देता हूं। ठीक है, बाकी की चीजें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। राहुल, यहां पर लिखोगे राहुल, सैड की जगह टोल्ड क्यों आ रहा है ये भी बता दूंगा, सीखोगे अभी आगे चल के। राहुल टोल्ड मी, और कॉमा की जगह दैट लगा दिया, राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन। देन क्यों आया इस पे फोकस मत करना, यहां पर टोल्ड क्यों आया इस पे भी फोकस मत करो, दैट क्यों आया इस पे भी दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये सब चीजें अभी आगे सिखाऊंगा। बस आई की जगह ही कैसे हुआ इस पे फोकस करो, हिम क्यों नहीं हुआ, हिज क्यों नहीं हुआ, या और कुछ क्यों नहीं हुआ उस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि वो सब मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और सेंटेंस लिख के बताऊंगा, उसका प्रोनाउन आपको खुद से चेंज करना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। ठीक है भाई, केवल प्रोनाउन चेंज करना है। देखो जरा, केवल प्रोनाउन ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, राम said to his father, या फिर राम said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
आई एम डूइंग योर वर्क। ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस है, इसको आपको पूरा चेंज करके दिखाना है। ठीक है, इसका आपको पूरा चेंज करके दिखाना है। और इसमें सेड टू की जगह जितना आप लगा पा रहे हो उतना अच्छी बात है, और नहीं भी अगर गलत हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। आपको अगर ये नहीं पता चल रहा हो कि सेट सेट टू की जगह क्या लगाएं, कॉमा की जगह क्या लगाएं, तो भी उसको छोड़ दो। अगर आ रहा है तो भी ठीक, गलत आ रहा है तो भी ठीक। बस प्रोनाउन और टेंस, ये दो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने सिखा दी है वो गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है उसको हो जाने दो। प्रोनाउन सही होना चाहिए, टेंस सही होना चाहिए, क्योंकि जो जो मैं सिखाते चल रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। जो नहीं सिखाया वो तो आगे चल के सिखाऊंगा ही। ठीक है भाई, तो राम की जगह राम लिखोगे, सैड टू की जगह आप टोड लिखोगे, और मी की जगह आप मी लिखोगे, कॉमा की जगह आप दैट लिखोगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपको चेंज करना है। सबसे पहले आप ढूंढो इसमें प्रोनाउन कितने हैं। एक तो आई प्रोनाउन है और एक योर भी प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन है इसमें भाई। बस ये है कि ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी पॉजेसिव केस में लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया तो समझ लो कि आपका तो आंसर आ गया, आपने तो चेंज कर लिया। ठीक है, आपने तो चेंज कर लिया। अब अगर आप आई की जगह कोई दूसरा प्रोनाउन लगाओगे तो कैसे चेंज करोगे, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर आई की जगह क्या आएगा? फटाफट से बताओ। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग योर्स वर्क। सुमित योर्स नहीं होगा, योर होता है। पॉजेसिव केस की जगह पॉजेसिव आएगा। पहली बात तो योर्स नहीं आएगा। दूसरी चीज समझो, आई जो है वो कौन सा पर्सन है, सबसे पहले बताओ। फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा भाई? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? राम। राम की जगह प्रोनाउन आप क्या लगाओगे? ही। और ही भी सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है। जो केस इसमें लिखा होगा वही केस आपको यहां पर लिखना है नए प्रोनाउन का। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आई की जगह पर ही आएगा या हिम आएगा, तो आप तीनों केस एक साथ लिख लिया करो। जैसे आई का सब्जेक्टिव केस भी लिख लो, आई का ऑब्जेक्टिव केस भी लिख लो, और आई का पॉजेसिव केस भी लिख लो। ऐसे ही जिसको आप चेंज कर रहे हो, जिससे चेंज कर रहे हो उसके भी लिख लो। जैसे ही से चेंज कर रहे हो तो ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ही का पॉजेसिव केस हिज। अब जो केस यहां पर दे रखा है वही केस आपको इस वाले प्रोनाउन का लिखना है। जैसे यहां पर आई लिखा हुआ है, तो आई के जस्ट नीचे क्या है? ही है, तो बस आपको यहां पर ही लिखना है। भले ही यहां पर हिम लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हिज लिखा हो कुछ कोई मतलब नहीं। मान लो आपको योर चेंज करना है, तो योर के सारे केस लिख लो। यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, और योर पॉजेसिव केस। ठीक है, अब आपको ये चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसको आपको चेंज करना है, ये सेकंड पर्सन है, ध्यान रखना। और इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? मी। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। तो मी के मैंने तीनों केस लिख लिए, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस माई। और ऐसे यू के तीनों केस लिख लिए, यू, यू और योर। अब योर को चेंज करना है मी के हिसाब से, इसके तीनों केस लिख दिए। जब योर का पॉजेसिव केस योर है, तो आई यानी कि मी का भी पॉजेसिव केस क्या होगा? माई। तो अब आपको योर की जगह मी नहीं लिखना है, ना ही योर की जगह आई लिखना है, आपको योर की जगह माई लिखना है। जो केस यहां पर है वही केस यहां पर, जो केस यहां पर है वही केस यहां पर। तो आप मेरे प्यारे साथियों क्या लिखोगे? माई। कितने लोगों को यहां पर बात समझ में आई? जल्दी बता दो मेरे भाई, क्या आंसर होगा? माई। फटाफट बता दो कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि योर की जगह माई होगा, और क्यों होगा ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो बता देना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जल्दी से चेक करके बताओ भाई।
अगर आपको ये नहीं पता चले कि कौन सा केस यूज करना है तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका क्या करना है, तीनों केस लिख लो, उसके भी तीनों केस लिख लो, इसके भी तीनों केस लिख लो। आ रहा है समझ, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ क्लियर, सब कुछ। एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसने मना किया हो कि इससे समझ में नहीं आया, है ना। फिर भी रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट करता हूँ, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको आ जाएगा, क्योंकि ये रफली राइटिंग भी तो बेकार है मेरी, राइटिंग भी तो सही करनी है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, वंस मोर। देखो, सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन ढूंढ के रखने, कितने हैं, एक दो, दोनों के अलग अलग केस लिख लो, आई के तीनों केस लिख लो, आई, मी, माई। यू के तीनों केस लिख लो, यू, यू, योर। अब आपकी गलती नहीं होगी। ये कौन सा केस है भाई, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है भाई। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, और सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन को आपने किया किसके अकॉर्डिंग चेंज भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, और इसको आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। बाकी की चीजों को हटा दो, इसको भी हटा दो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसको चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही। तो ही को भी, ही के भी तीनों केस यहां पर लिख लो, जिससे आपकी कभी भी गलती ना हो। ही, हिम और हिज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस, तीनों केस लिख लिए। ये सब्जेक्ट है, किसी को नहीं पता हो तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। चलिए, तो इनको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले राम की जगह तो राम ही रहेगा, है ना, और सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। रीजन उसका मैं बता देता हूं, रीजन ये है कि वो असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड लगाते हैं, आगे चल के सिखाऊंगा वैसे भी। तो राम हो गया, टोल्ड हो गया, मी हो गया, ठीक है। अब आगे चढ़ते हैं, यहां पर कॉमा की जगह हम लोग लगा देंगे दैट, और उसके बाद आई की जगह हम लिखेंगे राम का प्रोनाउन। राम का प्रोनाउन होता है ही, और ही के तीनों केस यहां पर लिखे हैं सब्जेक्टिव केस, और आई भी सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई की जगह ही लगा देंगे, नो इशू। जो केस यहां पर लिखा होगा वही केस हम यहां पर दूसरे वाले उसमें से लिखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन का। अच्छा, अब हम बात करेंगे एम की जगह क्या आएगा, तो यहां पर आएगा वॉज, क्योंकि एज आर एम को वॉज वर्ड से चेंज करते हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में हो जाएगा डूइंग, ठीक है, चलो डूइंग लगा देते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे इसको, है। ही वॉज डूइंग हो गया, ही वॉज डूइंग हो गया। अब योर जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और मी के तीनों केस मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ये रहे आई, मी और माई, यानी कि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, और योर जो है वो पॉजेसिव केस। तो यहां पर इन दोनों का तो मैच हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो इसको इसके चेंज अकॉर्डिंग चेंज करोगे, तो इसका पॉजेसिव केस जो होगा माई, वही आपको इसके नीचे लिखना है। योर की जगह मी मत लिख देना, योर की जगह माई लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो केस इसमें लिखा हुआ है उसी केस में इस वाले प्रोनाउन को लिखना है, इस वाले प्रोनाउन को। तो यहां पर आप योर की जगह क्या कर दोगे, माई, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, माई वर्क। होप सो कि आपको आप पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर अभी भी दिक्कत हो तो फिर बता देना भाई। समझा तो ऐसे देंगे जैसे कि ब्रह्मा जी समझा रहे हो आपको, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं, ठीक भाई। अब बताइए कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। योर की जगह माई कैसे आया, बता तो दिया माई कैसे आया। योर को आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है मी, मी के तीनों केस यहां पर लिखे हैं, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस माई। तो जो केस यहां पर लिखा होगा प्रोनाउन का, वही केस आपको दूसरे वाले प्रोनाउन का लिखना है। जैसे योर है, तो योर को आप चेंज कर रहे हो मी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन योर जो है वो पॉजेसिव केस है, तो आपको मी का भी पॉजेसिव केस ही लिखना है। हाँ, बैंकिंग के लिए क्यों नहीं है, बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं सारे यहीं से बनेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस कॉम्प्रिहेंशन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बड़े बड़े पैसेज आते हैं उसमें, कॉलम वगैरह भी आते हैं ठीक है। ग्रामर आपकी बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए, ग्रामर कंप्लीट पढ़ाते हैं, वोकैबलरी बाहर नहीं जाएगी,
टाइप ऑफ सेंटेंस अलग हो जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉरी। अब बताओ सभी लोग, दर्द हो रहा है यार, समझ में आया नहीं आया यहां तक? अगर आ गया है तो फिर एक और सेंटेंस आपके लिए लिख दूं। चलो एक और सेंटेंस, एक और सेंटेंस अगर आप ये वाला बता पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। ही सेड टू मी सभी लोग इसका पैसिव वॉइस बना दो, ओ सॉरी इनडायरेक्ट बना दो फटाफट से। सभी लोग इसका इनडायरेक्ट बना दो और सब कुछ सही होना चाहिए। सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, कॉमा की जगह दैट आएगा और बाकी सब आपको पता ही है, ठीक है। फटाफट से इसका सही जवाब मुझे दे दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है। प्रोनाउन तो आपको अच्छे से आ ही गया है। इसके तुरंत बाद आपको एडवर्ब चेंज करना सिखाऊंगा। फिर कल से आपके टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है भाई। जवाब दे दो। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर डूइंग माई वर्क। जवाब दे दो जल्दी भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है। इसकी जगह दैट आएगा, इसकी जगह टोल्ड आएगा, ये तो मैंने सिखा दिया। प्रोनाउन ढूंढ के रखो, किस किस को चेंज करना है। यू को चेंज करना है, आर प्लस आई एन जी को चेंज कर ही लोगे, और माई को, दो प्रोनाउन है दोनों को चेंज करना है, ठीक है भाई। चलो शुरू करो। सबसे पहले आप लिखोगे ही की जगह ही, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। यू जो है वो कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सॉरी सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब यू यहां पर तो सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी को आप जब यहां पर रखोगे तो उसी केस में लिखोगे जिस केस में ऑलरेडी यहां पर प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो यू के तीनों केस यहां पर लिखे हुए, यू और योर। अब आप कहोगे सर यू के तो दोनों केस एक जैसे होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आपको कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, या हमें कैसे पता रहेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है। सिंपल तरीका होता है, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ध्यान से समझ लो इस बात को। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। वर्ब से पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन लिखा होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। अगर यही यू बाद में लिखा होता या फिर यहां पर होता वर्ब के बाद, सेड टू के बाद में यहां पर वर्ब होती, यहां पर यू लिखा होता तो ये ऑब्जेक्ट होता, यहां पर लिखा होता सब्जेक्ट। अगर यहां पर यू लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है, यहां पर यू लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो मी प्रोनाउन लिखोगे इसके अकॉर्डिंग तो चेंज करोगे, तो मी जो प्रोनाउन लिखोगे इसको भी सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तीनों केस यहां पर लिख लो, यू के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव केस आएगा तो आई लिखना है। तो यहां पर दैट के बाद क्या लिखोगे, आई लिखोगे। क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है भाई। आपने आई लिख दिया। उसके बाद एसआरएम को वॉज वर्ड से चेंज करना, आई के अकॉर्डिंग वॉज आता है, वर नहीं आएगा, तो आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग। अब यहां पर जो पॉजेसिव केस लिखा है माई, आई का पॉजेसिव केस है माई, और आपको ये चेंज करना है फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे लकीर खींच के तो नहीं ला सकते, लेके आते हैं, कोशिश करते हैं। देखो इस माई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। इस माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यानी कि ही के हिसाब से। और ही जो है प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, आपको कौन से केस में लिखना है इसको, पॉजेसिव केस में। जो केस यहां पर लिखा हुआ है माई, माई के तीनों केस लिख लो, आई मी माई। तो अब ही को चेंज करना है तो ही के तीन केस होते हैं, ही हिम हिज। तो जो केस यहां पर है माई का पॉजेसिव केस है तो आपको भी ही का पॉजेसिव केस ही लिखना है। ही मत लिख देना, ना हिम लिखना, हिज लिखना पड़ेगा। जो केस यहां पर है ये पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव वाला ही लिखना है, हिज लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग हिज वर्क, आई वॉज डूइंग हिज वर्क।
ही टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग हिज वर्क। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? He told me that I was doing his work. That I was doing his work. He told me that you are doing. अरे यार यू कैसे आ जाएगा यार? यू नहीं आएगा, यू तो चेंज करोगे ना, यू सेकंड पर्सन है तो उसको चेंज करो, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी है। He told me that I was doing, सबने सही बताया, मीना ने गलत बताया। बताओ भाई। He told me that I was doing his work। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? भाई बताओ कितने लोगों को यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना आ गया? फटाफट बताओ। आपको मैंने दो चीजें सिखा दी हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं और प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। क्या आपको दोनों चीज बढ़िया तरीके से समझ में आई? क्योंकि मैंने इतनी जान झोंकी है ना इसमें भाई, तो मुझे अब अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्यों नहीं आ रहा? आ गया है तो जल्दी से बता दो। सबको आ गया है वैसे, अभी तक तो सबने सही बताया है। मीना ने भी लिख दिया, ओके सर आई गॉट इट। बताइए सरकार, सभी को समझ में आया? कमेंट करके लिख दो फटाफट से। अब हम लोगों को कुछ एडवर्ब याद करने हैं, बस एडवर्ब में कुछ नहीं करना, याद करने वाला काम है, ठीक है? यहां पर लिख लो सम एडवर्ब्स, या फिर पूरा लिख लो हाउ टू चेंज एडवर्ब। ऊपर लिखोगे हाउ टू चेंज एडवर्ब। एडवर्ब कैसे चेंज करोगे? बस एडवर्ब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही मिलेंगी, आरएस वाले पार्ट में, ठीक है भाई? एडवर्ब में बस कुछ नहीं करना, आपको याद करना है। एडवर्ब्स को तो याद ही करना होता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर सारी की सारी एडवर्ब लिख दूंगा, आप उनको याद कर लेना कि कैसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे एडवर्ब में सबसे पहले तो कोई भी मॉडल वर्ब आए तो उनको भी आप ऐसे ही चेंज करोगे, ठीक है? जैसे मान लो कहीं पर विल लिखा है, सेल लिखा है, कैन लिखा है, ठीक है, मे लिखा है, अगर कोई मॉडल वर्ब है तो इनको भी आप कैसे चेंज करोगे ये यहाँ पर समझ लो। अगर कहीं पर नाउ लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करना है, नाउ और जस्ट, नाउ और जस्ट को कैसे चेंज करोगे, ठीक है? एगो को कैसे चेंज करोगे, ठीक है? और हियर को कैसे चेंज करोगे, एगो, हियर और हैंस, इनको कैसे चेंज करोगे, ठीक है? एक तो ये हो गए, नाउ हो गया तुम्हारा, और जस्ट हो गया, हियर हो गया, हैंस हो गया, एगो हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखने हैं कुछ, जैसे दिस हो गया, ठीक है, दीज हो गया। ये एडवर्ब आ सकते हैं आपके सेंटेंस में, उनको कैसे चेंज करते हैं। टुडे हो गया, सारे के सारे डे लिख दो, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, ठीक है ना? टुडे हो गया, टुमारो हो गया, और आपका लास्ट हो गया, इसको कैसे चेंज करोगे? कम हियर को कैसे चेंज करोगे? अकेला कम आएगा तो नहीं, सिर्फ कम हियर को कैसे चेंज करोगे? फिर यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू आता है तो कैसे चेंज करोगे? और अगर हैड टू आता है तो कैसे चेंज करोगे? हैज़ टू, हैव टू। मैं टोटल चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या सिखा रहे हो। बस मैं सारी चीज़ें, मैं कभी कमी नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके साथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मतलब मैं इतने एडवर्ब लिखा दूंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा एडवर्ब नहीं होगा, मतलब आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा एडवर्ब नहीं आएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर जो मैंने सिखाया और वो आपके एग्जाम में पूछा गया हो और वो मैंने चीज नहीं सिखाई हो, ठीक है? जैसे आपके क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में और वो आपको आ नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने उसको नहीं सिखाया, मैंने सिखाया है बस इसलिए। लेकिन इतना समझ मैं समझा रहा हूं तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, ये मत कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें से सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है। ज्यादातर जो चीजें मिलेंगी आपको बस ये 4-5 वर्ड हैं और 1-2 इधर है। पूरा तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर इन केस ऑफ एडवांस
लेवल, अगर आपका कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता तो भी आपको जो है कभी फेल ना हो। जब आप मेरे नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, हाँ सर ने पढ़ाया, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल तरीका है, हर एक चीज़ को पास्ट कर देना है, हर एक चीज़ को दूर कर देना है। मतलब डायरेक्ट स्पीच पास में होती है, इनडायरेक्ट स्पीच दूर होती है। तो विल को आप चेंज करोगे पास्ट में तो वुड हो जाएगा, सेल को चेंज करोगे शुड हो जाएगा, कैन को चेंज करोगे कुड हो जाएगा। ये मत कहना कि सर ये क्या एडवर्ब होते हैं, नहीं ये एडवर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब है। ये मैं इसलिए चेंज करना सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको क्विकली याद हो जाएंगे ऐसे रफली अगर आप याद करोगे। ठीक है, तो कैन का कुड हो गया, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल होती है, सबको पता होती है। अब नाउ और जस्ट का मतलब होता है अभी, तो इसकी जगह दोनों में से कुछ भी आता है, आप इसकी जगह करोगे देन, जो हमने अभी इससे पिछले वाले सेंटेंस में किया था, नाउ का देन। एगो का अगर आपको एगो पूछा जाता है तो उसकी जगह आप लिख दोगे बिफोर, एगो की जगह क्या लिख देते हैं, बिफोर। ईयर की जगह क्या लिखते हैं, देयर, यहां और वहां। हैंस का मतलब होता है अब और तब, देंस हो जाएगा, सॉरी, हैंस का होता है देंस। दिस का हो जाता है दैट, दीज का हो जाता है दोज। ठीक है, टुडे का हो जाता है दैट डे, दैट डे, दैट डे। टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, क्या होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुडे का, टुमारो का द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अच्छा, अगर कहीं पर द नेक्स्ट डे लिखा हो ऑलरेडी, मान लो कहीं पर द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो उसका क्या करोगे, द नेक्स्ट डे का होता है, द नेक्स्ट डे का क्या होता है, द फॉलोइंग डे होता है। क्या होता है, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है भाई, अगर लास्ट अकेला लिखा हुआ है तो लास्ट का क्या होता है, केवल प्रीवियस होता है, लास्ट का होता है प्रीवियस। जैसे लास्ट डे लिखा है तो प्रीवियस डे लिख दो। ठीक है, कम हियर अकेला कम लिखा होगा तो कम का कम ही रहेगा, वो तो वर्ब होती है, लेकिन कम हियर लिखा है तो उसकी जगह आप लिखोगे गो देयर। कम हियर किसी ने बोल दिया तो उसकी जगह गो देयर लिखोगे। ठीक है, कम अकेला लिखा है तो कम होगा, और कम हियर है। अच्छा, अगर हैज टू या हैव टू में से कुछ भी आता है तो इसकी जगह आप कर दोगे हैड टू। और अगर कहीं पर हैड टू ऑलरेडी लिखा है तो हैड टू की जगह हम लोग कर देते हैं हैड टू। ये एडवांस लेवल की बातें हैं, ये आपको तब समझ में आएंगी जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी। तो अभी ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं अपने दिमाग पे, ये आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप मेंस वेंस दोगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जनरली आपको बस इनसे पाला पड़ेगा और किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे फिर से रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, एक बार सभी लोग मेरे साथ मिलकर के इनको बोलेंगे। ठीक है, एक सेकंड, चलो रिपीट करो। विल का, सेल का, कैन का और मे का। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कोड, मे का माइट। नाउ और देन का जस्ट होता है, सॉरी, नाउ जस्ट का देन होता है, एगो का बिफोर होता है, एयर का देयर होता है, हेंस का देंस होता है, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, लास्ट का प्रीवियस करना है। कम हियर अकेला आता है, दोनों आते हैं कम हियर एक साथ तो गो देयर करोगे, अकेला कम आएगा तो चेंज नहीं करोगे। हैज टू हैव टू को हैड टू करना है, हैड टू। ठीक है, और अकेला अगर हैड टू लिखा है ऑलरेडी तो हैड टू करोगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अगर समझ में आता है तो भी ठीक, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समय के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पूरे अपर लेवल की बात है। तो ये आपको बस कुछ एडवर्ब्स हैं जो याद करने हैं, और कोई तरीका नहीं है कि सर कुछ ऐसा बता दो जो दिमाग में अपने आप सेट हो जाए बिना मेहनत के, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं है कि नहीं नहीं आपको समझ में नहीं आएगा या याद नहीं होगी। ठीक है, बहुत छोटी लेवल की चीज़ें हैं, कोशिश करोगे तो ये आपको 1 मिनट में भी 2-5 मिनट में याद हो जाएंगे। बस 2-3 चीज़ें याद करनी है, बाकी तो नॉर्मली हमें याद होती हैं बचपन से ही। ठीक है, तो इनको ऐसे चेंज करते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बता दो एक बार। है भाई, कितने लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है। इस तरह से हमने 3 चीज़ें समझ ली हैं,
जो हर एक सेंटेंस के लिए सेम रहती हैं, ये बदलती नहीं है, चाहे आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो, चाहे अफर्मेटिव में हो, चाहे आपका किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस में, इंटरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ये 3 चीज़ें ऐसी रहती हैं हर एक सेंटेंस के लिए। बस टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो सेड टू और कॉमा, सेड टू और कॉमा, और सेड टू कॉमा हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बैक टू बैक 2 क्लास आपकी लगाई जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए दोनों चीज़। क्लियर है भाई? तो उम्मीद है आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता देते हो तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फटाफट बता दो, मेरा सही था, क्लियर है सर, क्लियर है, आई अंडरस्टूड, ओके आ गया सर। होप सो कि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सभी लोगों के कमेंट है सर क्लियर है, तो 3 चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे का पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, और ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ बढ़िया से लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।